Yes, good morning all. Good morning all future chartered accountants. Yes, so welcome to Success Mantra Academy. I am CA Saili Limaye and we are here to attend self-study guidance session and subject-wise study strategy. Okay, so मैंने जब बात की कि गुड मॉर्निंग ऑल फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो सबसे पहले बताओ कि ये फ्यूचर बहुत दूर है या नजदीक आ ही गया है? अभी आ ही गया है ना. सो विद इन 6 months और मे बी 1 year you will be chartered accountant, correct? Yes, 6 months, yes. Yes, so first have the self confidence कि आप फाइनल तक आ गए हो. ओके, मतलब फाउंडेशन या सीपीटी हुआ, पीसीसी हो गया, आर्टिकलशिप हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो एसपीओएम वगैरह भी हो गया है, करेक्ट? आईटीटी, एडवांस आईटीटी और क्या क्या ओरिएंटेशन वगैरह सब फॉर्मेलिटीज हो गए. मैम सिर्फ अभी ये 6 सब्जेक्ट्स या 3 सब्जेक्ट्स बाकी है एंड सीए कंफर्म है. मतलब यहाँ पर आप जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हो या जो ऑनलाइन भी अटेंड कर रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, ये तो कंफर्म है, करेक्ट? तो आपको बेसिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना ही है, आप सीए बनने ही वाले हो. सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ पीरियड कि अगर हमने करेक्ट स्ट्रैटेजी यूज की तो 6 months में हो जाएंगे, गलत स्ट्रैटेजी यूज की तो टाइम लग रहा है, बट सीए बनने वाले वो तो कंफर्म है ना. ओके, तो उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि सीए कंफर्म है, सिर्फ कब बनना है ये क्वेश्चन है. ओके, तो उसके लिए हम प्रॉपर स्ट्रैटेजीज अभी देखने वाले हैं एंड उसके लिए मैंने ऑल इंडिया रैंकर्स के वीडियोस देख के बहुत स्टडी किया कि वो लोग क्या करते हैं, तो वही सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. ओके, तो कुछ उनके पहले रिजल्ट्स देखते हैं. ये थोड़ा रिजल्ट आपके लिए नया होगा. May 24 का ऑल इंडिया रैंक 1 है ये, शिवम मिश्रा. ओके, उसकी एग्रीगेट देखो 500 आउट ऑफ 600. एफआर में उसको 87, एएफएम 90, एडवांस ऑडिट 71. उसके बाद डायरेक्ट टैक्स 86, इनडायरेक्ट टैक्स 79 एंड आईबीएस 87. ओके, मतलब सबसे कम मार्क्स, मतलब 71, मतलब सबसे कम मार्क है इसके. ओके, देन नेक्स्ट नवंबर 24 में कितने एयर 1 थे? 2 ऑल इंडिया रैंक 1 आ गए. ओके, सो क्लियर नहीं है, एक लाइट बंद करना पड़ेगा. हाँ, एक मिनट. यस, सो नवंबर 24 के 2 ऑल इंडिया रैंकर है 1 नंबर पे. एफआर में 67 है उसको. ओके, तो उसका मैंने इंटरव्यू देखा, ऋषभ ओसवाल. तो उसने बताया कि वो एक्चुअली ऑडिट डिपार्टमेंट में था, आर्टिकलशिप में, एंड वो डेली इंडेस यूज करते थे काम में, तो पैराग्राफ वगैरह नंबर भी लर्न थे, तो थोड़ा उसने लाइटली लिया, ओवर कॉन्फिडेंस में गया वो. तो उसने बताया कि जो उनका एग्जाम लीव पीरियड था उसमें एक ही बार उसने रिवाइज किया एफआर एंड डायरेक्टली लास्ट 5 days बिफोर मेन एग्जाम. ओके, तो उसकी वजह से गड़बड़ हुई. 67 उनके लिए कम स्कोर है, मतलब ये. तो 67, एएफएम 91, इसको ऑडिट में 93 है. देन डीटी 86, आईडीटी 85, आईबीएस 86 एंड टोटल इज 508. देन दूसरा एआईआर 1 हेरम माहेश्वरी, इसका तो सबको पता है, एएफएम में कितने हैं इसको? 100 आउट ऑफ 100. ओके, एंड ये पहला पर्सन, ये पहला स्टूडेंट नहीं है, पहले भी एक आदित्य जैन करके स्टूडेंट था, उसको भी 100 आउट ऑफ 100 थे इन एएफएम. ओके, देन इसको एफआर में 83, ऑडिट 81, डीटी 83, आईडीटी 77, आईबीएस 84 एंड टोटल 508. ओके, सो बेसिकली सीए फाइनल लेवल पे अबाउ 80 एंड अबाउ 90 स्कोर आ सकता है. ओके, सो ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स देखने के बाद ये आपको समझ में आया होगा कि हम सिर्फ पासिंग के लिए एम कर रहे हैं. ओके, सो वहां पर गलत जा रहे हैं. अगर आपने 40 के लिए एम किया तो 35 के रेंज में मार्क्स आते हैं, 30, 35. सो सबसे पहले अभी
सेल्फ स्टडी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले 6 क्वालिटीज यू शुड हैव टू पास द सीए एग्जाम्स। ओके, तो 6 क्वालिटीज देखो कौन से है, चेकलिस्ट जैसे ले लो इसको। सो चेक करो आपने इसे किया है या नहीं किया है। अभी तक नहीं किया है तो आज से स्टार्ट करो टू गेट दिस क्वालिटी। लास्ट बेंच आप वहां का लाइट लगा सकते हो पीछे, आपको चाहिए तो। सो फर्स्ट इज एम फॉर हायर मार्क्स, और आपके बोथ ग्रुप से तो ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर करो। ओके, एटलीस्ट एम फॉर द हाई मार्क्स, मतलब मिनिमम 70 का टारगेट रखना, 80s का टारगेट रखना, तो आपको अबव एग्जाम्शन आएंगे। जो स्टूडेंट एग्जाम्शन के लिए टारगेट रखते हैं वो कितने का टारगेट रखते हैं बताओ, 60 का, एंड आते हैं फिर 59। करेक्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स है मैम एफआर में 59 आ गए। ओके, मैं तो एग्जाम्शन एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसके लिए आपको 70 का टारगेट रखना पड़ेगा, देन 60 अबाउ मार्क्स जाएंगे। करेक्ट, 10th 12th में आपने क्या किया था याद करो, क्या टारगेट थे आपके 10th 12th में? पास होना ये टारगेट था? बिल्कुल भी नहीं। वो टारगेट कब से है मैम, सीए जब से स्टार्ट हुआ तब से पास होना ये टारगेट है। पहले तो हमारा टारगेट कितना रहता था, अबाउ 90, एंड वो अकाउंट्स 12th वाला अकाउंट्स तो 100 आउट ऑफ 100। ओके, और ये लोग सीए फाइनल में 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले टारगेट हाई रखो, सिर्फ पासिंग का नहीं। स्पेशली ऑडिट, मैम ऑडिट में 40 आए तो भी बहुत हुआ, पूरे प्रेस्टीज पॉइंट में पिटाई। ओके, सो ऑडिट में 40 का टारगेट मत रखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स 32, 35 इस रेंज में है। सबसे दिक्कत ऑडिट में ही गई है फर्स्ट ग्रुप में। ओके, सो ऑडिट में आप 60, 70 का टारगेट रखोगे तब जाके 55, 50 मार्क्स आएंगे। ओके, तो छोटा टारगेट रखना ही नहीं है। एक 2 मिनट के लिए सोचो, 10th 12th में आपको 85, 90 ये स्कोर कैसे आया? मेहनत की, रिविजन्स की, वो बाद में, बट पहले दिमाग में ये था ना, करेक्ट, कि इतना लाना है। ओके, सो फर्स्ट स्टेज इज पहले तो दिमाग में सोचो पहले कि इतना टारगेट रखना है। ओके, एंड अगर 80 का टारगेट रख के 60 आ गए तो चलेगा ना, बट 40 का टारगेट रख के 39 आ गए तो नहीं चलेगा। सो हायर मार्क्स का टारगेट रखो और एम फॉर ऑल इंडिया रैंक। और एक चीज का टारगेट आपको रखना है, आपने साथ में ग्रेजुएशन भी किया सीए के जर्नी के साथ, सो आपको वो क्लियर था कि FY BCom लाइफ में एक ही बार करना है, SY एक ही बार, TY एक ही बार। सो ये दिमाग में फिट था, सो इंस्ट्रक्शंस ब्रेन को वैसे ही गए थे। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड से BCom तक लाइफ में एक ही बार करना है। ओके, बट सीए की जर्नी अलग। सीए में ये दिमाग में आपने इंस्ट्रक्शंस दिए क्या ब्रेन को कि ये एक ही बार करना है? नहीं, क्योंकि वर्ड ही यूज क्या कर रहे हैं हम, अटेम्प्ट। ओके, वहां पर मेरा FY BCom का अटेम्प्ट है, ऐसे वर्ड यूज ही नहीं करते, एग्जाम है मतलब ये एक ही बार करना है। ओके, सो ये पहले इंस्ट्रक्शंस दो कि सीए फाइनल की आपकी एग्जाम है May 25 में, अटेम्प्ट नहीं है, वो एक ही बार देना है। तो जो भी कुछ हम स्ट्रैटेजीज या प्लानिंग करने वाले हैं वो अभी के लिए है, ये लास्ट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड इज हैव गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट्स है, जो भी ऑनलाइन है, सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंफर्म बनने वाले हैं। मुझे भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप फाइनल तक आ गए हो, मतलब क्या 2 फिल्टर से आप आ चुके हो। सीए फाउंडेशन या सीपीटी में हो आप थे तब कितने % रिजल्ट लगा होगा? 20%, 25, 30, 15, यही रेंज। मतलब जब 100 स्टूडेंट्स बैठे थे उस 25 में आप थे, फिर से 25 में से फिल्टर लग गया इंटरमीडिएट जर्नी में, करेक्ट, तब 15%, 10% रिजल्ट लगा होगा, उसमें आप आ गए हो, मतलब 2 फिल्टर्स आपने ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। करेक्ट, अभी लास्ट फिल्टर बाकी है, एंड कुछ स्टूडेंट्स का तो एक ही ग्रुप बाकी है, सिंगल ग्रुप, मतलब उनको हाफ सीए तो हम बोल ही सकते हैं। करेक्ट, तो उनके लिए तो और आसान है। तो आप सीए होने वाले हो
ये कंफर्म हर रोज खुद के साथ बोलो। आपने ये किया था कभी? खुद को बताया क्या कि आप सीए होने वाले हो? ये कंफर्म है ना? सीए फाइनल लेवल पे आके कौन नहीं होता है? कौन नहीं हो पाएगा? सोचो कि फाइनल लेवल पे आ गया एंड सीए नहीं बना, कौन नहीं होगा? सोचो। करेक्ट, करेक्ट। एक ही जिसने वो छोड़ दिया करना, वो ही नहीं हो पाएगा ना। बट जो प्रैक्टिस कर रहा है, ट्राई कर रहा है, स्टडीज कर रहा है, वो तो कंफर्म होने वाला है। सिर्फ टाइमिंग पता नहीं है हमें। ओके, लास्ट बैच में 2 स्टूडेंट्स थे, उनका एफआर एंड एएफएम दोनों में एग्जाम्शन था, ग्रुप 2 भी क्लियर था, सिर्फ ऑडिट बाकी था एंड 2 बार ऑडिट में फेल हो गए वो। लास्ट टाइम ऑडिट क्लियर हुआ विथ 40 मार्क्स एंड वो सीए हो गए। तो उन्होंने छोड़ दिया होता तो वो नहीं होते ना। ओके, सो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है ट्राई। बट ये कंफर्म है आप सीए हो कंफर्म, बट टाइमिंग डिसाइड करना है। सो प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ स्टडीज से आप जल्दी सीए हो जाओगे। ओके, सो यहाँ पर प्लान करना वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग में क्या क्या आता है देखो, अभी जो 4 मंथ्स बाकी है, डेज में काउंट करें तो 100 डेज बाकी है। ओके, इस 100 डेज का प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। ओके, 100 डेज में डेली प्लानिंग होना चाहिए। ओके, उसके बाद एग्जाम डेज का प्लानिंग। सो एग्जाम डेज में 1.5 डे जो होता है उसका प्रॉपर प्लानिंग। नेक्स्ट थिंग इज 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम होता है उसका प्रॉपर प्लानिंग एंड उसके बाद जो 3 आवर्स सबसे इंपॉर्टेंट एंड आईबीएस के लिए 4 आवर्स उसका प्लानिंग। तो ऑल इंडिया रैंकर्स के वीडियोस में उन्होंने ये बताया है कि हमारा स्टार्टिंग से प्लानिंग था कि 100 डेज में क्या करना है, अल्टरनेट डेज में क्या करना है, 15 मिनट्स में क्या करना है, 3 आवर्स में क्या करना है। ये सबका प्लान आपके पास होना चाहिए एंड उसका एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में मैंने भी उनके वीडियोस में देखा कि डेली टारगेट कंप्लीट होता ही नहीं था, ऐसे AR1 भी बोल रहा है। ओके, तो इसलिए प्लान ही नहीं लगाना है, ये ऐसे नहीं करना है, ये प्लान डेंजर है कि प्लान ही नहीं लगाना है। ओके, सो प्लान आप लगाओगे, टारगेट रखोगे डेली का, तो कुछ तो 60%, 70%, कुछ तो टारगेट अचीव कर ही जाओगे एंड धीरे धीरे वो 80-90 तक भी जाता है। बट प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उठ के मन कर रहा है एफआर करते हैं, कल लग रहा है ऑडिट करते हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला है। सो ये थर्ड थिंग। देन नेक्स्ट इज रेडी टू वर्क हार्ड। अभी रेडी टू वर्क हार्ड हम यहाँ पर बोलते हैं कि स्मार्टर थिंग्स करो। सो रेडी टू वर्क हार्ड मतलब मैंने ऑडिट के बैठ के नोट्स निकाले खुद के हैंडराइटिंग, मतलब खुद से। ओके, तो ये हार्ड वर्क नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम मैंने खुद के नोट्स निकाले थे ऑडिट के, ओके, हैंड रिटन नोट्स, फिर भी मेरा स्कोर नहीं आया अबाउ 40। ओके, तो उसका वो स्ट्रैटेजी ही रॉन्ग था। सिर्फ नोट्स निकाल के होने वाला है क्या? क्वेश्चन आंसर्स की उसने प्रैक्टिस नहीं की। ओके, तो हार्डवर्क तो हुआ करेक्ट, बट वो रॉन्ग हो गया। सो हार्डवर्क क्या है कि वो क्वेश्चन आंसर्स की 7 to 8 टाइम्स प्रैक्टिस करना ऑडिट में। ओके, यहाँ पर हार्डवर्क लगने वाला है कि वो 7 to 8 टाइम्स करना, बट क्या करना है वो करेक्ट पता होना चाहिए। अभी दोनों ने हार्डवर्क किया ही है कि इतने बड़े सब्जेक्ट के नोट्स निकालना खुद से एंड 7 to 8 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करना, दोनों ने हार्डवर्क किया है। बट करेक्ट स्ट्रैटेजी किसकी थी? जिसने क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की थी उसकी। ओके, नेक्स्ट इज हैव अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। सो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं, हर रोज खुद के साथ क्या बोलना है? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने ही वाला हूं। ओके, देन नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। ओके, जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करना है। कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि मैम कुछ दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है 12 घंटे अच्छे से, फिर 1-2 दिन ऐसे होता है कि आज मन ही नहीं है पढ़ने का, तो 1-2 दिन फुल ब्रेक। ओके, तो ये ब्रेक नहीं चलने वाला है, अभी 100 डेज ही बाकी है। ओके, बिग बॉस जैसे समझो 100 डेज। सो ब्रेक अभी नहीं चलेगा। ब्रेक कब? आफ्टर
एग्जाम डे। सो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि कैलेंडर में जो रेड रहता है ना संडेज का या हॉलीडेज का रेड, वो हमारे लिए रेड नहीं है समझो। एंड एग्जाम के बाद रिजल्ट तक सारे डेज हमारे लिए रेड है, फिर बाद में सारे संडेज है। ओके, सो अभी एक भी आपके लिए छुट्टी नहीं रहेगी। यस, सो स्टार्ट करते हैं विद द स्टडी स्ट्रैटेजी। ये क्वालिटीज सबको समझ में आ गए हैं? ओके, सो ये क्वालिटीज पहले आप इनबिल्ड करो एंड उसके साथ अभी स्टडी स्ट्रैटेजीज देखो। 3 स्टेप्स में अगर आप पास हो, इस 3 स्टेप्स में आप पास हो तो आप सीए के एग्जाम कंफर्म पास करोगे। फर्स्ट स्टेप इज कंसेप्ट क्लैरिटी। ओके, सो अभी आप देख रहे होंगे कि जब से न्यू सिलेबस आया है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस स्टार्ट किए हैं इंस्टीट्यूट ने पूछना। सो इन डेप्थ आपको कंसेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए इधर आप सेल्फ स्टडी करते हो या क्लासेस लगाते हो, करेक्ट। अभी भी आपको लग रहा है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ही आप फास्ट ट्रैक या रिवीजन बैच लो। अगर आपको लग रहा है कंसेप्ट क्लियर है तो रिवीजन के लिए रिवीजन बैच नहीं करनी है, रिवीजन आपको खुद से ही करने हैं। ठीक है, एंड सॉल्विंग प्रैक्टिस भी खुद से ही। अगर आपको सिर्फ लग रहा है कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ही आपको टीचर का हेल्प लेना है। कंसेप्ट क्लैरिटी में आप पास हो या नहीं हो कैसे चेक करना है? देखो, आपके लिए पासिंग क्राइटेरिया क्या है? 50 अबाउ ही समझो। पर सब्जेक्ट भी हम 50 अबाउ ही पकड़ने वाले हैं, ओवरऑल भी 50, क्योंकि 40 अबाउ से तो काम नहीं हो रहा है। सो 50 अबाउ इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो एक बार खुद को पूछो कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट अबाउ 50 क्लियर है क्या? मतलब 10 चैप्टर्स है तो मिनिमम 5 चैप्टर्स समझ में आ गए हैं, करेक्ट। सो इस लेवल पे तो मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंट्स का आंसर यस ही है। हाँ, अभी तक जिनके लेक्चर्स वगैरह चालू है, आपके में भी एक 1 मंथ में लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपके लेक्चर्स चालू है तो खुद को पूछो, जो लेक्चर्स आप देख रहे हो आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये स्टेप अगर आपकी क्लियर है तो ही आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। ओके, डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे हम नहीं जा सकते। सो फर्स्ट स्टेप, 3 स्टेप में से एक स्टेप सबके लिए पास है। फर्स्ट स्टेप पे आप सभी स्टूडेंट्स पास हो क्योंकि आपको 50% कंसेप्ट क्लियर है। ओके, प्रॉब्लम कौन से स्टेप्स में आता है? सेकेंड एंड थर्ड। ओके, सो पूरे भारत में जितने सीए स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट स्टेप में क्लियर है सारे स्टूडेंट्स, फिर भी रिजल्ट 10 to 15% क्यों लगता है? 100 में से 15 ही स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, 85 क्यों नहीं पास हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ नेक्स्ट 2 स्टेप्स, सॉल्विंग प्रैक्टिस कम हुई है, रिविजन्स कम हुई है। ओके, या वो 3 आवर्स मैनेज नहीं हो पाए। ओके, या अल्टरनेट डे में रिवीजन नहीं हो पाई। यही रीजंस रहते हैं हमेशा, मैम सॉल्विंग प्रैक्टिस कम पड़ गई, रिवीजन कम पड़ गए। ओके, या पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, या 1.5 डे में पूरी रिवीजन नहीं हो पाई और जो चैप्टर्स छूट गए थे उसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गए। करेक्ट, मतलब हमें ज्यादा किसके ऊपर वर्क करना है? स्टेप 2 एंड 3। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस बेसिकली स्टूडेंट्स को लगता है 2 to 3 टाइम्स, तो वही रॉन्ग है। ओके, 2 to 3 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करके नहीं होता है। ओके, 5 to 6 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस लगती है। ओके, ये जो रैंकर्स है ना, सो उनका जो स्कोर आपको 80 90 दिख रहा है, सो वो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सॉल्विंग प्रैक्टिस है। एंड थर्ड स्टेप, बहुत सारे उन्होंने मॉक पेपर्स लिखे हुए हैं, मॉक टेस्ट। सो ये 2 स्टेप्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो 5 to 6 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है हमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको, मैम 100 डेज में कैसे होगा? सो हमें ईच एंड एवरी क्वेश्चन नहीं 5 to 6 टाइम्स सॉल्व करना है। आपको पता है कौन से क्वेश्चन करोगे आप? जो डिफिकल्ट है, इंपॉर्टेंट है, वही 5 to 6 टाइम्स करने हैं। तो वो स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, सिर्फ मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन 5 to 6 टाइम्स करने वाली हूँ तो वो रॉन्ग एग्जीक्यूशन हुआ, रॉन्ग स्ट्रैटेजी हुई। वो जो आ रहा है आपको क्वेश्चन वो फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो सॉल्विंग प्रैक्टिस आप 5 to 6 टाइम्स ध्यान में रखो
एंड जो ऑडिट नाम का स्पेशल सब्जेक्ट है उसके लिए 5 to 6 टाइम्स भी सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए तो डेली रिवीजन ही याद रखो, क्यूमुलेटिव रिवीजन। ऑडिट पास तो सीए पास, या जिनका फर्स्ट ग्रुप बाकी है ऑडिट पास तो फर्स्ट ग्रुप पास। ओके, FR AFM में अबाउ 40 लाना इजी है, बट ऑडिट में 40 अबाउ जाने के लिए FR AFM से डबल मेहनत लगती है। ठीक है, सो ऑडिट के लिए हम रखेंगे 7 to 8 टाइम्स रिवीजन या डेली रिवीजन। एंड नेक्स्ट इज राइटिंग टेस्ट इन एग्जाम एनवायरमेंट। ओके, सो आप टेस्ट सीरीज लिखो या मॉक टेस्ट लिखो इंस्टीट्यूट के, या पास्ट पेपर्स सॉल्व करो, बट टेस्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर हमें समझता है कि 3 आवर्स में मुझे रिकॉल हो रहा है क्या, क्वेश्चन इंटरप्रेट हो रहा है क्या, टाइम मैनेज हो रहा है क्या, क्वेश्चन सिलेक्शन करेक्ट कर रहा हूँ क्या, पहले MCQ सॉल्व करने हैं या डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करने हैं, 15 मिनट्स में कैसे आपको प्लानिंग करना है, सीक्वेंस डिसाइड करना है, क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। तो इस सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, डायरेक्टली मेन एग्जाम में जाके कैसे करेंगे हम। ओके, सो आपने 10th-12th में भी बहुत सारे प्रीलिम्स पहले लिखे थे, बहुत सारे पास्ट पेपर्स सॉल्व किए थे, इसलिए स्कोर इतना है। ओके, सो आप सोचो आपकी फेब में अगर एग्जाम रहती थी 12th की, तो आई थिंक दिसंबर जनवरी में आप फुल सिलेबस के प्रीलिम्स लिखते थे, मतलब 2 महीने पहले आप रेडी थे विद फुल सिलेबस, करेक्ट। सो इसलिए ज्यादा स्कोर आया। सो ये तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ये चेक करो हमने तीनों स्टेप्स किए हैं क्या, तो हम कंफर्म पास होने वाले हैं। नाउ स्टार्टिंग विद द स्टडी स्ट्रैटेजी, पहले तो मटेरियल क्या यूज करना है, नोट्स कौन से यूज करने हैं। सो मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट का रेफरेंस लिया है। सो स्टडी मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, ICI का मॉड्यूल, मतलब उसके ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सो आपके क्लास नोट्स में वो कवर होंगे, बट फिर भी आपको खुद को चेक करना है कि कवर है या नहीं। एक आधा क्वेश्चन भी कवर नहीं है क्लास नोट्स में एंड वही सेम क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आपके लिए वो अननोन हो जाएगा, एंड जिन्होंने स्टडी मटेरियल किया है उसके लिए वो नोन क्वेश्चन है। फिर इजी किसके लिए जाएगा, जिन्होंने वो क्वेश्चन देखा हुआ है। ओके, सो आप साइमल्टेनियसली दोनों बुक्स लेके बैठो एंड कंपेयर करो। ओके, ये सबसे बेसिक है कि ICI के स्टडी मटेरियल, उसके बाद पास्ट पेपर्स, RTP, MTP। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रॉम 2018 से, बट आपको स्टार्ट करना है रिवर्स वे में, मतलब पहले आप 2024 कवर करो, देन 23, 22। सो मोस्टली आपके पास जो क्वेश्चन बैंक रहेगी फैकल्टीज की क्लास नोट्स में, उसमें ये सब कवर रहेगा। क्वेश्चन बैंक में जनरली इसका ही कंपाइलेशन होता है। ओके, सो मे बी लेटेस्ट वाला RTP, मतलब May 25 का जो RTP आएगा, MTPs आएंगे, वो कवर नहीं रहेंगे, तो वो आपको अलग से कंपल्सरी करने हैं। ओके, एंड वो लास्ट डे तक नहीं रखने हैं। ओके, क्योंकि उसकी भी 3-4 टाइम सॉल्विंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो जैसे ही अपलोड हो जाएगा RTP एंड MTP, आपको इमीडिएटली वो करना है। पहले ईच एंड एवरी क्वेश्चन करोगे, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट मार्क करके वो फिर से सॉल्व करोगे। ओके, सो आपको एंश्योर क्या करना है कि अगर RTP, MTP, मॉड्यूल एंड पास्ट पेपर्स, इसमें से क्वेश्चंस आ गए तो आपको कंफर्म सॉल्व करने को आना चाहिए, करेक्ट। अगर सेम क्वेश्चन मॉड्यूल से आ रहा है एंड फिर भी हमें सॉल्व करने को नहीं आ रहा, तो कैसे चलेगा ना एट फाइनल लेवल। सो ये तो कंफर्म आपका 3-4 टाइम्स होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ MCQs। सो MCQs आपको कहाँ कहाँ पर मिलेंगे, मे बी मॉड्यूल में एक्सरसाइज में होंगे, उसके बाद RTPs में है, मॉक टेस्ट में है, और अभी तो पास्ट पेपर्स के भी मिल रहे हैं ना नवंबर से। ठीक है, एंड BOS को लॉग इन करके वहां पर भी MCQs है। ओके, उसका कंपाइलेशन भी हमने किया हुआ है। सो आपको कंपाइलेशन उसका चाहिए बुक, तो अवेलेबल है MCQs का। एंड उसके बाद समरी नोट्स आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि जो मॉड्यूल है वो आपको पता है बहुत ही वास्ट है, तो हम रिविजन्स के लिए मॉड्यूल से नहीं रिविजन कर सकते। सो वो समरी नोट्स चैट फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो समरी हो सकता है,
ओके, या आपने मॉड्यूल में ही हाईलाइट किया है, आपके क्लास नोट्स में हाईलाइट करके रखा है, तो सभी सब्जेक्ट्स के समरी नोट्स आपके पास है क्या, चेक करो। सो हमें जो रिविजन्स करने हैं वो इससे करना है, ठीक है। ओके, नाउ प्लानिंग ऑफ 100 डेज। सो 100 डेज में 4 टाइम्स रिविजन कैसे हो सकती है, उसका बाइफर्केशन क्या है। फर्स्ट 60 डेज मतलब अभी 11 जैन से 11 मार्च तक आपका फर्स्ट रिवीजन मतलब फर्स्ट सॉल्विंग प्रैक्टिस होना चाहिए। ओके, रिवीजन मतलब रीडिंग नहीं, रिवीजन मतलब सॉल्विंग। ओके, 60 डेज। ओके, बोथ ग्रुप्स वालों के लिए भी 60 डेज ही है एंड सिंगल ग्रुप वालों के लिए भी 60 डेज ही है। बोथ ग्रुप्स वालों के लिए डबल नहीं होने वाले हैं। देन जो सेकेंड रिवीजन है, ऑब्वियसली टाइम कम होना चाहिए, सो 24 डेज, सो 11 अप्रैल तक। ओके, सो मैंने 1 महीने का पीरियड लिया है क्योंकि बीच में आप जो टेस्ट लिखने वाले हैं, पोर्शन वाइज टेस्ट जो दे रहे हैं, तो उनके लिए वो 6 डेज है फॉर राइटिंग द टेस्ट। सो 11 अप्रैल तक सेकेंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन 16 डेज में 30 अप्रैल, एंड देन अल्टरनेट डे रिवीजन एग्जाम डेज में। ओके, सो यहाँ पर जिनके अभी भी लेक्चर्स देखना बाकी है, तो 11 मार्च तक आपको लेक्चर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर के साथ इमीडिएटली रिवीजन कर रहा है, मतलब आज सुबह लेक्चर देखा और इमीडिएटली उसकी रिवीजन की, तो मैक्सिमम 30 मार्च मैक्सिमम। हाँ, उसके बाद 1 ही महीना रहता है बाद में। ओके, एंड इंडिविजुअली आपके कुछ अलग टाइम टेबल्स है, तो लेक्चर के बाद मेरे साथ डिस्कस करो, मैं आपको सजेशंस दूंगी कैसे करना है। ओके, ये मैंने क्या एजम्पशन करके किया है प्लानिंग, कि आपके सारे लेक्चर्स देख के हो चुके हैं एंड आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। यस, नाउ डे वाइज सेल्फ स्टडी प्लानिंग कैसे करना है, तो 12 आवर्स स्टडी कंपलसरी होना ही चाहिए। सो आपका एक ग्रुप हो, बोथ ग्रुप्स हो, दोनों के लिए सेम एप्लीकेबल है। 12 आवर्स आपका रिवीजन होना रिक्वायर्ड है। सो उसमें 12 आवर्स में आपको स्लॉट्स बनाने हैं 2 to 3 आवर्स के। ओके, 3 आवर्स अगर आप स्ट्रेच कर पाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हमारा पेपर 3 आवर्स रहता है, तो एक जगह पे 3 घंटा बैठना, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड स्पेशली आफ्टरनून का जो स्लॉट है ना, वो 2 to 5 वाला लो। क्यों लेना है? पेपर टाइमिंग 2 to 5। ओके, सो सोने की आदत नहीं डालनी है दोपहर में, अभी से ही। ओके, 100 डेज में आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो रात को जाग के स्टडी कर रहे हो एंड दिन में सो रहे हो, तो वो साइकिल आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है कि 8 to 11 का एक स्लॉट है आपका, फिर 15 मिनट्स ब्रेक या आधा घंटे का ब्रेक, देन 11:15 to 1:15। सो यहाँ देन 1:15 to 2 लंच ब्रेक, 2 to 5, देन 1 hour ब्रेक 6 to 8, देन अगेन डिनर ब्रेक एंड 9 to 11। ओके, सो अगर ये हमने शेड्यूल देखा तो इसमें सिर्फ नेसेसरी चीजें करने के लिए ही टाइम रखा है। ओके, सो वो 1 आवर्स जो रखे हैं वो लंच, डिनर एंड रिलैक्स होने के लिए। रिलैक्सेशन मतलब सोशल मीडिया देखना बिल्कुल नहीं। ओके, सो इंस्टाग्राम तो आपका अनइंस्टॉल ही होना चाहिए। ओके, और भी स्नैपचैट तक आप पहुंचे नहीं होंगे, अभी फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को वो भी बताना पड़ता है। स्नैपचैट वाला है कोई इधर? नहीं ना? हाँ, कि और क्या क्या एप्स आएंगे और कितना डिस्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स को करेंगे पता नहीं। ओके, सो मेनली इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब लगता है आपको क्योंकि आप रिविजन्स लेक्चर देखते हो, बट बहुत सारा यूट्यूब भी मत देखो कि एक वीडियो देख रहे हो उसके नीचे और एक सजेशन आ गया, तो वो भी देखना स्टार्ट करा और फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। ओके, ये फैकल्टी या वो फैकल्टी, इसने ये बताया, उसने वो बताया। सो आपको जितना रिक्वायर्ड लग रहा है उतने ही वीडियोस आपको देखने, नहीं तो कितना टाइम गया पता ही नहीं, 2-3 घंटे देख रहे हैं। सो बेसिकली तो रिवीजन खुद से ही करनी चाहिए।
तो ही कॉन्फिडेंस आता है, बट हेल्प अगर लगे तो ही लेना है आपको टीचर का। ओके, सो इस टाइप से आप स्लॉट्स बना सकते हो एंड बीच में ब्रेक ले लो, 10 to 15 मिनट्स ब्रेक आपको लेना है, बट ब्रेक में सोशल मीडिया नहीं देखना है, इतना इंश्योर करो। ओके, उसके बाद डेली टारगेट्स कैसे लगाने हैं आपको। सो डेली टारगेट आइदर आप चैप्टर वाइज लगा सकते हो, नंबर ऑफ पेजेस से लगा सकते हो, या नंबर ऑफ क्वेश्चन से लगा सकते हो। सो अगर टोटल यहाँ पर मैंने काउंट किया कि फॉर एग्जाम्पल 300 क्वेश्चन है एक सब्जेक्ट में, एंड आपके पास 30 डेज है वो कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट, तो डेली 10 क्वेश्चंस होने चाहिए एक सब्जेक्ट के। ओके, एंड जनरली आई विल सजेस्ट कि सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन करोगे आप, जिसमें ऑडिट तो हर रोज होगा ही। ओके, कोई स्टूडेंट अगर पूरे दिन में एक सब्जेक्ट ले रहा है तो हम बाद में सेशन के बाद पर्सनली मैं डिस्कस करूंगी, बट जनरली सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करो। एंड कॉम्बिनेशन में अगर एक सब्जेक्ट का डिफिकल्ट चैप्टर या बड़ा चैप्टर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एफआर का आपका बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसा चैप्टर चल रहा है, तो एएफएम का छोटा टॉपिक लो, या उसके साथ ऑडिट चल रहा है तो छोटा टॉपिक लो, एंड जब ऑडिट में टेक्निकल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह आप कर रहे हो तब एफआर का छोटा टॉपिक होना चाहिए। सो कॉम्बिनेशन करते वक्त बैलेंस कॉम्बिनेशन रखोगे। यस, कितने स्टूडेंट्स ने प्लान किया हुआ है ऑलरेडी? ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स को प्लान करना ही पड़ेगा। हाँ, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल है ही नहीं है, विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना ही पड़ेगा। आपको अगर हेल्प चाहिए प्लान लगाने के लिए, लेक्चर के बाद मिलो, आई विल हेल्प यू टू मेक द प्लान। ओके, नाउ स्ट्रेटेजीज फॉर थेरी सब्जेक्ट्स, ऑडिट कैसे पढ़ना है। ओके, इसलिए मैंने पहले थेरी सब्जेक्ट से स्टार्ट किया एंड देन एफआर एएफएम, क्योंकि उसमें तो आप पास हो ही जाते हो। ओके, सो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मैंने रिजल्ट देखा जो फेल हुए हैं, तो बहुत कम मार्क्स किसी को भी नहीं है। ओके, कि 15 मार्क्स है, 20 मार्क्स है, इतने लो मार्क्स नहीं है, 30 के रेंज में ही है सबके मार्क्स, या एग्रीगेट नहीं हुआ है, 40 अबव भी गए हैं, एग्रीगेट नहीं हुआ है। मतलब एक्चुअली आपको कितना मार्क्स बढ़ाना है, 20 to 15 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, एंड देन आप क्लियर हो। ओके, तो वो इस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सॉल्विंग प्रैक्टिस ही कम हुआ है, रिविजन्स कम हुए हैं। ओके, सो आपको थेरी सब्जेक्ट्स के लिए क्या क्या करना है देखो, एंड चेक करो आपने ये सब किया हुआ है क्या, या करना बाकी है। सो अगर बाकी है तो इस एग्जाम के लिए May 25 के लिए ये सारे स्ट्रेटेजीज आपको यूज करने हैं। सो फर्स्ट इज स्टडी ऑन डेली बेसिस, थेरी सब्जेक्ट्स आपको डेली करना ही पड़ेगा। ओके, कुछ स्टूडेंट्स 15 दिन के लिए वगैरह ऑडिट रखते हैं, बीच में गैप होता है एंड देन नहीं होता है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आइदर और वाले पॉइंट्स नहीं है कि इसमें से मैं ये 3 पॉइंट्स फॉलो करता हूँ। ओके, ये ऑल पॉइंट्स आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। सो ऑडिट आपको डेली बेसिस पे करना ही है। जिस स्टूडेंट को वो 93 थे ना ऑडिट में, और एक स्टूडेंट उसको 82 थे, उन दोनों का मैंने वीडियो देखा है, उन्होंने बताया था कि हम डेली ऑडिट कर ही रहे थे, हाफ एन आवर, एक स्टूडेंट ने तो हाफ एन आवर बताया, बट टच में रहना इंपॉर्टेंट है ऑडिट के लिए। ओके, सो ऑडिट डेली बेसिस पे करना है। फर्स्ट रीड मेन कंटेंट एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अगर आपके पास समरी नोट्स नहीं है तो ये करो, समरी नोट्स आपके पास ऑलरेडी है तो वो कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना है। ठीक है, सो समरी नोट्स से आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एक चैप्टर का समरी पढ़ने के बाद इमीडिएटली उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स पहले रीड करो आंसर। ओके, आंसर एंड क्वेश्चन, उसमें भी आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं। ओके, क्वेश्चन मैं एग्जाम के टाइम आपको टेस्ट सीरीज के टाइम बताती हूँ, क्वेश्चन कौन से लाइन से पढ़ना है, लास्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ना होता है। ओके, आपने ऑडिट के केस स्टडीज देखे पेपर में, ओके, बड़े बड़े केस स्टडीज है, बट ऊपर कुछ भी स्टोरी होती है। ओके, एंड नीचे होता है डिस्कस द फैक्टर्स।
ओके तो डिस्कस द फैक्टर्स मतलब जो एग्जैक्ट पॉइंट्स होते हैं बुलेट पॉइंट्स फैक्टर्स के मॉड्यूल में, वही उनको चाहिए। तो ऊपर के केस स्टडी के साथ उसका रिलेवेंस ज़्यादा नहीं होता है। ओके एंड कुछ केस स्टडीज में रिलेवेंस होता है कि व्हाट विल यू डू एज एन ऑडिटर इन दिस केस वगैरह। ओके सो पहले लास्ट लाइन से पढ़ोगे। सो स्टडी करते वक्त भी पहले लास्ट लाइन से क्वेश्चन पढ़ोगे आप। क्वेश्चन पढ़ने के बाद इंटरप्रेट होना चाहिए। सो पहले आप ट्राई करो कि इंटरप्रेट हो रहा है क्या। अगर नहीं हो रहा है तो उनका आंसर पढ़ोगे, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। ओके एंड देन बिना देख के रिकॉल करना है उसको। सो ये सारी प्रैक्टिस होनी इंपॉर्टेंट है 3-4 टाइम्स। सो हम सिर्फ अगर नोट्स पढ़ रहे हैं या सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं एंड खुद से रिकॉलिंग नहीं कर रहे, खुद से क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, तो एग्जाम में प्रॉब्लम आने वाला है। ओके एग्जाम में क्या करना है उसकी ही प्रैक्टिस करो ना। एग्जाम में 4 स्टेप्स आपको करने हैं, रीड क्वेश्चन, इंटरप्रेट क्वेश्चन, रिकॉल पॉइंट्स एंड राइट आंसर। उसमें से 2 स्टेप्स आपको बचपन से आते हैं, रीडिंग द क्वेश्चन एंड राइटिंग। ओके मतलब स्टेप 2 एंड 3 की ही प्रैक्टिस होनी चाहिए। स्टेप 2 क्या है? रिकॉल करना एंड लिखना। ओके सो सॉरी हाँ, इंटरप्रेट करना स्टेप 2 एंड थर्ड स्टेप इज रिकॉल करना। इंटरप्रिटेशन रिकॉलिंग, इंटरप्रिटेशन रिकॉलिंग। तो ये क्वेश्चन आंसर से ही होता है। ओके समरी नोट्स बना के उसको 5-10 बार पढ़ना, उससे नहीं होने वाला है। मतलब ये कैसे हुआ कि हाउ टू प्ले क्रिकेट मैंने बुक पढ़ा 100 टाइम्स एंड देन आई एम ट्राइंग टू प्ले क्रिकेट, तो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही अगर आप समरी पढ़ते रहोगे 100 बार भी पढ़ी तो भी वहां पर पेपर आप नहीं लिख पाओगे। इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चन आंसर्स की लिखने की प्रैक्टिस की तो ये सब टेक्निक्स आपको आ जाएंगे, क्योंकि ये स्किल है ना सारे, इंटरप्रेट करना एंड रिकॉल करना। सो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतने पॉइंट्स रिकॉल होते जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस इन ऑडिट। FR एंड AFM के लिए आपको नहीं बताना पड़ता है कि क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करो, वो आप करते ही हो। ओके बट थोड़ी कम पढ़ रही हो। ओके तो वो ज्यादा करनी पड़ेगी वहां पर। बट यहाँ पर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते ही नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर्स की, तो वो कंपलसरी करनी है। ठीक है फिर आपका क्वेश्चन होगा कि मैम हमारे नोट से ही, हमारे क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे नहीं ना, वहां पे तो अलग ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ अलग ही आने वाले, हम CA फाइनल लेवल पे है। ओके बट इस प्रैक्टिस से आपको इंटरप्रेट करके आप कुछ तो लिख पाओगे ना। ओके देन उसके बाद सॉल्विंग प्रैक्टिस ऑफ MCQs। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया मैम MCQ की प्रैक्टिस ही नहीं की हमने, जो कंसेप्ट्स हमारे क्लियर थे, जो डिस्क्रिप्टिव की हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसके ऊपर ही MCQ हमने लिख दिए। तो यहाँ पर गलती किसकी है? स्टूडेंट की ही गलती है। अगेन यहाँ पर भी सेम है कि सेम आपने जो MCQ सॉल्व किए हैं वो आएंगे ही, ऐसे नहीं। बट MCQ फास्ट कैसे सॉल्व करने हैं वो किसको आएगा? जिसने प्रैक्टिस की है उसकी। करेक्ट केस स्टडी बेस्ड MCQs आते हैं, उसके लिए मैंने क्या बताया था? पहले क्या पढ़ना है? पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। केस स्टडी बेस्ड MCQs में पहले क्वेश्चंस पढ़ो देन केस पढ़ो। सो उससे क्या होगा, आपको पहले ही पता है कौन से पार्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। ओके आप केस पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता ही नहीं ना कौन से पार्ट के ऊपर क्वेश्चन है नीचे। सो पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं एंड देन केस पढ़नी है। ओके सो वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स ने MCQ प्रैक्टिस की थी, अगेन वो ऑल इंडिया रैंकर, उसने भी MCQ की अलग प्रैक्टिस की थी। ओके तो वहां पर इजी जाएगा। हमारा मिनिमम 25 स्कोर MCQs में ही आना चाहिए, तो 40 अबाउ जाना बहुत ही इजी है। ओके हमें MCQs में ही 12-13 अगर आ गए तो इट्स डिफिकल्ट टू स्कोर अबाउ 40। ओके देखो उसमें तो रिकॉल भी नहीं करना है, इंटरप्रेट भी नहीं करना है, कुछ लाइंस टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है, कुछ भी नहीं है। आपके कंसेप्ट क्लियर है तो सिर्फ सर्कल डार्क करना है।
ओके तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। अगर मेरे टाइम एमसीक्यू होते ना तो मैं वहां पर ही 30 आउट ऑफ 30 कैसे आएंगे उसके लिए ट्राई करती, एंड देन वो 10-15 मार्क्स तो निकाल ही सकते हैं फिर। सो एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड लकीली आपको सारे सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज है। ओके तो उसका फायदा उठाओ। 25 मिनिमम कैसे आएंगे उसमें वो ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद एबीसी एनालिसिस तो सबको पता है। ओके एबीसी एनालिसिस चैप्टर्स का नहीं करना है। ओके चैप्टर्स सभी करके जाने हैं क्योंकि वेटेज चेंज होता है हाँ इंस्टीट्यूट का। एबीसी एनालिसिस मतलब क्या, जो क्वेश्चंस मेरे लिए डिफिकल्ट है उसको मैं ए मार्क करूंगी, जो मीडियम लेवल के है वो बी मार्क करेंगे, एंड जो क्वेश्चंस मुझे नींद में भी पूछा तो भी आते हैं वो सी है, मतलब वो फिर से नहीं देखने हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी करना पड़ेगा एंड एमसीक्यूज में भी करना पड़ेगा। एमसीक्यूज में जिसका आंसर आपका करेक्ट आ गया वो एमसीक्यू फिर से सॉल्व मत करो। ओके जो एमसीक्यू आपको सॉल्व करने को नहीं आया या आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट किया वही एमसीक्यू फिर से रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है। सो एबीसी एनालिसिस आपको क्वेश्चंस का करना है। राइटिंग प्रैक्टिस जो करनी है ऑडिट के लिए तो 2 to 3 क्वेश्चंस डेली लिख के देखो, एंड बाकी क्वेश्चंस आप कीवर्ड्स रिकॉलिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके जिनके पास बहुत टाइम है कि 2 ही सब्जेक्ट्स बचे हैं, एएफएमबी एग्जाम्शन है एंड सिर्फ एफआर ऑडिट है, आप सारे क्वेश्चंस लिख के देखो क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। ओके अभी आंसर रिकॉल करते वक्त ऐसे कंपलसरी नहीं है कि पूरे कीवर्ड्स अगर 10 पॉइंट्स है उस आंसर में तो सारे 10 पॉइंट्स रिकॉल होने चाहिए। ओके हमें एक ही सब्जेक्ट नहीं है ऑडिट। ओके तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50% आपको रिकॉल हो रहा है तो वो आंसर आपको आ रहा है, एंड मेनली उसका कंक्लूजन करेक्ट आ रहा है क्या वो पहले चेक करो, क्योंकि कंक्लूजन रॉन्ग है तो 0 मार्क्स मिलते हैं डायरेक्टली। सो पहले कंक्लूजन करेक्ट आना चाहिए एंड उसके बाद वो कीवर्ड्स रिकॉल करना, ठीक है। एंड फर्स्ट इसमें ही 50% रिकॉल नहीं हो सकता है, सो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, रिकॉलिंग जैसे आप करोगे वैसे वैसे बढ़ जाएगा वो। यस एंड 7 to 8 टाइम्स रिवीजन ये मैंने ऑलरेडी बताया था, तो वो डेली आप रिवाइज क्यूमुलेटिव करते जाओगे तो वो हो जाता है। सो इसमें मेनली क्या क्या चीजें याद रखोगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड क्वेश्चन आंसर्स में कीवर्ड्स की रिकॉलिंग प्रैक्टिस करनी है, एंड डेली 2 to 3 क्वेश्चंस आपको लिख के देखने हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में आपके पास फॉर्मूलाज जहां पर है उसकी फॉर्मूला बैंक रेडी है क्या चेक करो। ओके सो वो लास्ट डे रिवीजन के लिए हेल्पफुल होता है एएफएम में स्पेशली। उसके बाद डीटी आईडीटी एफआर उसके समरी नोट्स आपके पास होने चाहिए कि आप फास्ट उस चैप्टर का पढ़ोगे एंड इमीडिएटली उसका सॉल्विंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। सो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस फर्स्ट सॉल्व करते वक्त आप क्या करोगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। एंड रफ में नहीं, ऑडिट नहीं करना है, उसका रीडिंग नहीं करना है। ओके नेक्स्ट रिविजन्स में भी रीडिंग नहीं करना है। नेक्स्ट रिविजन्स में क्या करना है बताती हूँ, रफ में सॉल्व करना है, शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह लिखो। ओके कैलकुलेटर पे सॉल्व करो, रफ में सॉल्व करो, बट सॉल्विंग इज इम्पॉर्टेंट। आप सिर्फ गो थ्रू करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपका आंसर उनके आंसर के साथ टैली होता है। हाँ सो ये जो सॉल्विंग प्रैक्टिस है वो बहुत बार करनी है। ओके एंड ये जो आपने अभी ऑल इंडिया रैंकर्स के मार्क्स देखे 80-90 अबाउ, ओके तो ऐसे मार्क्स आपको भी मिल सकते हैं। ओके आपके बीच में ही एक स्टूडेंट बैठा हुआ है सुदीप गायकवाड़ जिसको 83 मार्क्स है इन एएफएम। तो सुदीप कितनी बार सॉल्विंग की थी, तो वो बोलता है पता ही नहीं मैम कितने बार हुआ था। बहुत बार हुआ था, मतलब देखो कि आपको रिकॉल भी नहीं होना चाहिए कि मैम 3 बार हुआ, 4, 5, 6, बहुत बार, कि बहुत मतलब ये 5-6 टाइम्स को ही हम बहुत बार बोलते हैं ना। ओके तो इस लेवल तक स्कोर जा सकता है। देखो और किसी को है, मतलब उसका मुझे पता था इसलिए नाम लिया, और किसी को 80 अबाउ मार्क्स है, ये कौन से सब्जेक्ट में? हाँ ओके
सो कितनी बार सॉल्विंग प्रैक्टिस हुई थी? हाँ हाँ, बट मतलब बहुत बार हुआ था। हाँ, सो मतलब बहुत बार किया तो आपको भी 80 अबव आ सकते हैं। सो आप चेक करो हमारा कभी हुआ क्या 5 to 6 टाइम? सो 5 to 6 टाइम हुआ तो सच में आएंगे ये मार्क्स। ओके, ये सो रिवीजन में याद रखो कि रीडिंग नहीं करना है। ओके, सॉल्विंग ही करना है। टाइम नहीं है तो रफ सॉल्विंग, टाइम है एक ही ग्रुप है आपका तो डिटेल सॉल्विंग करो। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जब स्टूडेंट्स आते हैं तब उनको प्रॉब्लम समझता है कि मैम सिर्फ गो थ्रू किया था हमने, फिर पेपर में रिकॉल नहीं हो रहा है। ओके, कहाँ से स्टार्ट करना है वही समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं है। देन इसमें भी आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा, करेक्ट? सो अगेन क्वेश्चंस का एबीसी एनालिसिस, एंड ए कौन सा जो आपके लिए डिफिकल्ट है, बी मतलब मीडियम लेवल, एंड सी जो आपको नहीं देखना है। ओके, इसमें आप कैसे करते जाओगे दोनों न्यूमेरिकल एंड थ्योरी सब्जेक्ट के लिए? फर्स्ट रिवीजन करते वक्त मतलब जो 60 डेज का हमने लिया था, तभी आप चेक करोगे कि इसमें से नेक्स्ट रिवीजन में क्या करना है, मतलब सेकेंड रिवीजन में। सेकेंड रिवीजन में और फिल्टर करोगे उसको कि इसमें से थर्ड रिवीजन में क्या करना है, एंड थर्ड रिवीजन में फिर से मार्किंग करोगे कि इसमें से लास्ट डे को क्या रिवाइज करना है। सो वो लास्ट डे का आपके पास रेडी होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आपको अभी से ही लग रहा है कि ये कंफर्म लास्ट डे को करना है तो उसको अभी ही LDR मार्क करके रखो। ठीक है, कभी कभी नहीं डिसीजन हो पाता कि ये लास्ट डे रिवीजन के लिए रखना है या नहीं रखना है, तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट नेक्स्ट रिवीजन में रखना है इसको, ये कंफर्म है। सो नेक्स्ट रिवीजन के टाइम सोचो कि फिर ऐसे हो सकता है कि 2 बार सॉल्व करने के बाद अभी आप कॉन्फिडेंट हो अबाउट दैट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट रिवीजन के लिए उसको मत लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की लिस्ट होनी चाहिए, स्पेशली जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन या डीटी में टोटल इनकम जैसे। ओके, सो वो सारे क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस अराउंड आपके पास अगर है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे क्या फिर से? नहीं, बट हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग एडजस्टमेंट है, करेक्ट? तो वहां पर आप मार्क करके रखो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। मे बी 8 to 9 एडजस्टमेंट सेम ही है सारे क्वेश्चंस में, रिपीटेटिव, तो उसकी बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना पड़ेगा, जो नए एडजस्टमेंट्स है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो वो आप जब सॉल्व करते हो ना तभी हाईलाइट करो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन से है। देन सॉल्विंग प्रैक्टिस ये ऑलरेडी डिस्कस किया, एंड लास्ट MCQ सॉल्विंग प्रैक्टिस यहाँ पर भी करनी पड़ेगी आपको। ओके, फॉर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो MCQ प्रैक्टिस आप डेली बेसिस पे रख सकते हो या पूरा सिलेबस होने के बाद सेकेंड रिवीजन से भी आप MCQ प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, चैप्टर वाइज आपके पास MCQs है तो आप इमीडिएटली चैप्टर होने के बाद करो, चैप्टर वाइज नहीं है तो पूरा सिलेबस होने के बाद करो, बट MCQ प्रैक्टिस करनी है वो कंफर्म है। नाउ स्ट्रैटेजी फॉर IBS, तो यहाँ पर IBS किसी का एग्जाम्ट है? ओके, कितने मार्क्स थे IBS में? सेकेंड? ओके ओके, नहीं स्पेसिफिक IBS। ओके, ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है क्या? स्पेशली ओमकार जिसने चैट बॉक्स में लिखा है। IBS का पेपर अभी दिया था नवंबर में, ऐसे है कोई स्टूडेंट्स यहाँ पर? और आपको अबाउ 40 मिले हैं? अबाउ 40 है? ओके ओके, जिनको 40 अबाउ नहीं है, आप डायरेक्टली गए थे एग्जाम को या प्रैक्टिस की थी? क्या प्रैक्टिस की थी? हाँ,
ओके, कितने केस स्टडीज किए थे? 6-7। ओके, तुमने क्या किया था? हाँ 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 हाँ। ओके, एंड तुमने जो 6-7 केसेस किए थे वो मतलब ट्रैक सॉल्व किए थे प्रॉपर? ओके, तुमने क्या किया था? हाँ हाँ हाँ। ओके ओके, तुम्हारा एक ग्रुप क्लियर है? ओके, सो दोनों ग्रुप्स तुम अपियर किए थे तुमने नवंबर में? ओके, तुम्हारा दोनों ग्रुप्स अपियर किए थे। ओके ओके, सो स्पेशली उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है कि जिनका एक ग्रुप बहुत पहले क्लियर है, हाँ, एंड एक ही ग्रुप अभी बाकी है, तो यहाँ पर तो सारे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है ना। ओके, तो आपको केस स्टडीज की यहाँ पर सॉल्विंग प्रैक्टिस कंपलसरी करनी पड़ेगी। ओके, वो तो है ही, मतलब आपको 4 केस स्टडीज सॉल्व करने हैं। कितने केस स्टडीज आते हैं टोटल? 5। हाँ, उसमें से एनी 4 सॉल्व करने होते हैं। 4 आवर्स होते हैं। 15 मिनट्स रीडिंग टाइम यहाँ पर भी होता है। ओके, सो आपके पास वो 15 मिनट्स में आप क्या कर सकते हो? केस स्टडी सिलेक्शन कर सकते हो। सो केस स्टडी सिलेक्शन कैसे करना होता है? पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। सो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आप क्वेश्चन सिलेक्शन, केस स्टडी सिलेक्शन कर सकते हो। सारे केसेस पढ़ते बैठोगे तो सिलेक्शन होना डिफिकल्ट है 15 मिनट्स में। ओके, सो 1 घंटे में एक केस स्टडी होनी चाहिए, क्योंकि 4 आवर्स 4 केस स्टडीज हमें सॉल्व करने हैं। एंड पैटर्न कैसे है? एक केस स्टडी कितने मार्क्स की होती है? 25। एंड उसमें से एमसीक्यूज कितने आते हैं? 10 मार्क्स के एमसीक्यूज है, 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ओके, मतलब यहाँ पर एक केस स्टडी में 10 मार्क्स के एमसीक्यूज, ऐसे 4 केस स्टडी मिला के 40 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही है, एंड 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो यहाँ पर भी एमसीक्यू में आपका स्कोर अच्छे से आ सकता है। ओके, आप जो प्रैक्टिस कर रहे थे वो करेक्ट थी, बट वो और केस स्टडीज की सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। ओके, इसमें बुक्स क्या क्या लेके जाने हैं वो पहले देखो। एक आपके पास कंसेप्ट वाइज इंडेक्स होना चाहिए। ओके, चैप्टर वाइज इंडेक्स नहीं चलेगा। ओके, चैप्टर में वो कंसेप्ट कौन से पेज पे है वो इंडेक्स आपके पास होना चाहिए। सेकेंड, डू प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडी सॉल्विंग विद इन 1 आवर। तो ऑब्वियसली आपके पास जो केस स्टडी डाइजेस्ट है या पास्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, अभी तो आरटीपी भी आ गया है आईबीएस का, पहले आरटीपीज नहीं रहते थे। सो आरटीपीज से भी आप केसेस सॉल्व कर सकते हो। सो वो सॉल्विंग मतलब बेसिकली इन्होंने जो किया वैसे ही करना है कि आपको ट्रैक करने को आना चाहिए। पहले तो सब्जेक्ट समझना चाहिए, वो सबको समझता है कौन से सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर, आई थिंक वो भी आपको समझता होगा ना कौन से चैप्टर के ऊपर है। उसके बाद उस चैप्टर की कंसेप्ट। ओके, एंड जो रैंकर्स को 87-86 मार्क्स है, उन्होंने बताया कि जो आंसर्स हमें आ रहे थे वो हम फाइंड आउट नहीं कर रहे थे, डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली लिख दिए वो आंसर्स बिना देख के बुक्स में। ओके, सो जो सॉल्विंग वाला पार्ट आता है, आपको अगर पता है कि ये सॉल्व हो सकता है तो डायरेक्टली आंसर लिख दो उसका। ठीक है, सो मेनली आपको क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? कंसेप्ट किसके ऊपर पूछा है ये क्वेश्चन। एंड न्यूमेरिकल तो मुझे लगता है कि ऐसे देख के तो नहीं मिलेगा कहाँ पर, न्यूमेरिकल का तो मुझे लगता है आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा वहां पर। देन मटेरियल क्या क्या लेके जाना पड़ेगा आपको? 2 सूटकेस तो लेके रखो ही। मॉड्यूल्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ओके, आईसीआई मॉड्यूल्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें ऑल सब्जेक्ट्स में क्या आता है? एसपीओएम का लॉ है, एससीएमपी कॉस्टिंग भी आता है, हाँ, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद केस स्टडी डाइजेस्ट, या आप किसी फैकल्टीज के कंपाइलेशंस वगैरह लेके जाते हो तो वो।
MTPs पास्ट पेपर्स एंड RTP, मतलब नवंबर 24 का RTP एंड अभी मई 25 का जो RTP आएगा वो। ओके, मई 24 मॉक टेस्ट पेपर्स, नवंबर 24 के मॉक्स एंड मई के। अगर उस कंपाइलेशन में ऑलरेडी इंक्लूड है वो केसेस तो ठीक है, जो फैकल्टी के कंपाइलेशंस होते हैं, एंड पास्ट पेपर्स। ओके, सो बेसिकली पहले तो आप चेक करोगे कि इनमें से कुछ केस स्टडी आई है क्या। अगर नहीं आई है तो आपको ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी मॉड्यूल और नोट्स। ओके, सो ऐसे ही समझ के जाओ कि एक भी केस स्टडी इधर से नहीं आने वाली है। ओके, क्योंकि अभी वैसे ही हुआ ना नवंबर में, आई थिंक। हाँ, एक भी केस स्टडी पास्ट पेपर्स या MTP से वगैरह या केस स्टडी डाइजेस्ट से नहीं आई थी, तो पहले ही एजम्पशंस करके रखो कि इसमें से नहीं आने वाला है। फिर भी पहले इसमें से ही चेक करना है आपको। ओके, क्योंकि पहले वही करना पड़ेगा ना, सेम टू सेम अगर आ गया और आपने देखा ही नहीं, आपने डायरेक्ट ढूंढना स्टार्ट किया तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बट होप्स में नहीं रहना है। अगर सेम आ गया तो बहुत ही अच्छा, बट होप्स में रहोगे एंड नहीं आया तो बहुत फिर वहां पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। ओके, सो इसलिए तो वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ढूंढ के वो लिखना। ओके, और उसमें 1 आवर भी कम पड़ जाता है। हमें लगता है अरे 4 घंटे आराम से हो जाएगा, वो नहीं होता है। ओके, सो एटलीस्ट लिखने की प्रैक्टिस नहीं की आपने तो वो ढूंढने की प्रैक्टिस करो। उसके लिए मेन तो लो नवंबर 24 के पेपर से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करो आप, क्योंकि वो एक ऐसा है कि जिसमें सेम केस नहीं पूछी थी। ओके, एंड देन मई 24 का पेपर एंड केस स्टडी अगर आप देखोगे तो सभी सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब ऐसे नहीं है कि इस केस स्टडी पे सिर्फ ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे या सिर्फ IDT रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन वो अच्छे से कर रहे हैं। ओके, एंड वेटेज भी आई थिंक ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है ना उनका, कौन से भी सब्जेक्ट का कितना भी वो पूछ सकते हैं। ओके, सो IBS ओपन बुक रखा है उन्होंने, बट उसके लिए भी टाइम सफिशिएंट दो। ओके, एटलीस्ट 15 to 20 केस स्टडीज आपके सॉल्व होने चाहिए एंड उसके बाद 4 घंटे में वो सॉल्व करने का अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब मॉक टेस्ट, पास्ट पेपर या टेस्ट सीरीज में आपको वो पेपर भी लिखना है। ओके, क्योंकि आप डेली 1-1 घंटे की सॉल्विंग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, बट 5 केस स्टडी आने के बाद उसमें से 4 सिलेक्ट करना एंड 4 घंटे बैठ के लिखना, क्योंकि हम लिखने की या MCQ सॉल्विंग की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। वहां पर सिर्फ आप ढूंढने की प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली बेसिस पे जो करेंगे वो। ओके, तो ये आप लास्ट मंथ में रख सकते हो, क्योंकि IBS का पढ़ाई आप तभी कर पाओगे जब आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो चुके हैं। सो लास्ट मंथ के 15 डेज का 1-1 घंटा आपको रखना है। सो 15 हमारे जो केस स्टडीज है वो सॉल्व होने चाहिए, या 10 डेज में 2 केस स्टडीज, सो 20 केस स्टडीज। सो 15 to 20 केस स्टडीज सॉल्व करके जाना है आपको, एंड लॉ एंड SCMP को भी याद रखो वहां पर। ओके, ये सो पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ स्टार्ट हो रही है 18 फरवरी से। टाइम टेबल सबको मिल गया है क्या? ये जिनको नहीं मिला है लेक्चर के बाद मैं आपको सेंड करती हूँ टाइम टेबल। सो जो फर्स्ट एंड सेकेंड टेस्ट है वो 50-50% सिलेबस पे है, उसमें IBS का पेपर नहीं रहेगा। IBS का पेपर डायरेक्टली फुल सिलेबस में है, ठीक है। सो अगर आप प्रेस्टीज पॉइंट को आके क्लासरूम में आके लिखने वाले हो टेस्ट सीरीज, तो आपको इसी क्लासरूम में आना है। आपको 1:30 को आना होता है टेस्ट के लिए। फर्स्ट 15 मिनट्स आई विल गाइड यू कि जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट या जो क्वेश्चन सिलेक्शन करना है एंड सीक्वेंस डिसाइड करना है वो कैसे करना है, एंड देन 2 to 5 राइटिंग टाइम होगा। ओके, सो उसमें टाइम मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होने के बाद तीनों पेपर्स आपको एक ही दिन चेक करके मिलते हैं। ओके, उस दिन चेकर्स भी आते हैं, सो 1-to-1 काउंसलिंग होगा। चेक पेपर पे डिटेल कमेंट्स लिखे रहते हैं एंड उसके साथ आपको सजेस्टेड आंसर की भी प्रिंट मिलती है। यस, सो आप चेकर को आपके डाउट्स पूछ सकते हो। सो
जो हमने 60 डेज काउंट किए थे ना फर्स्ट रिवीजन के लिए, सो टेस्ट सीरीज भी वैसे ही रखी है कि 10th मार्च को आपका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट 50% का, मतलब आपका फुल सिलेबस का जो फर्स्ट रिवीजन है जो हम 11th मार्च तक बोल रहे थे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा थ्रू पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज ऑल्सो। ओके, या आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो तो फिर भी टारगेट 10th मार्च ही रखना है आपको फर्स्ट स्टडी कंप्लीट करने के लिए, फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो सारे टेस्ट अल्टरनेट डे पैटर्न में होंगे, 2 to 5 वही टाइमिंग है। फर्स्ट 2 टेस्ट 80 मार्क्स के है, इसलिए टाइमिंग 145 to 430 है। बट 80 मार्क्स होने के बावजूद भी पेपर पैटर्न सेम रहेगा, मतलब 80 मार्क्स का 30%, 24 मार्क्स के MCQ रहेंगे एंड आउट ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी डिस्क्रिप्टिव का एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस में से आपको ऑप्शन सिलेक्शन एंड सीक्वेंस डिसाइड करना है। ठीक है, yes, so thank you very much for attending the session. I hope that this session is helpful to you and online students, अभी मैं इंडिविजुअल डाउट सॉल्व कर रही हूँ जो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं उनके, एंड आपको मैं चैट बॉक्स में नंबर दे रही हूँ, तो आप आफ्टर 2 PM मुझे कॉल करो, आई विल सॉल्व योर डाउट। सो मैं चैट बॉक्स में यहाँ पर नंबर लिख रही हूँ।